बीएससी सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसका जो यूनिट 4 है जिसमें हम पढ़ रहे थे होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के बारे में। उसका हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने यह समझ लिया है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे निकालते हैं। और आज के इस लेक्चर से हम 2-3 लेक्चर्स आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उन सभी में बात करेंगे कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी लेक्चर को जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए जिससे यह लेक्चर आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए अब अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। देखो, हम लोगों ने यह समझ लिया है कि हमारे पास होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर उन्हें हमें सॉल्व करना है तो एक हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालने पड़ते हैं, दूसरा हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हम जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालना सीख चुके हैं तो अब हम मेथड सीखने वाले हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है। तो चूंकि हमारे पास जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लेट हम सपोज कर लेते हैं लेट दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमारे पास था 1 f ऑफ d कामा d डैश इंटू z इज इक्वल टू क्या होता था, हमारे पास एक फंक्शन होता था f ऑफ x कामा y। ठीक है, जब इसी को ही हम 0 के बराबर सपोज करते थे तो वहां से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस मिलते थे, लेकिन जब हम इसे 0 के बराबर नहीं लेकर चलेंगे तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल पर बात करना है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन ये जो हमारे पास d और d डैश का जो फंक्शन है उसे हम नीचे लेकर आ जाएंगे तो f ऑफ d कामा d डैश और यहाँ पर क्या हो जाएगा f ऑफ x कामा y हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंतर्गत ऐसी चीज़ों को पढ़ चुके होते हैं कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे निकालने होते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है। तो सिमिलर प्रोसेस है, बस थोड़े से बदलाव हैं। चूंकि यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात कर रहे हैं और वहाँ पर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करते थे, तो थोड़ा बहुत बदलाव तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब जब हमें बात करना है कि किसी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन होता है जो कि राइट हैंड साइड का हमारे पास फंक्शन होता है जो कि x और y का फंक्शन होता है, इस पर डिपेंड करता है कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं। अब इसका कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है उस पर ही डिपेंड करेगा कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम इस लेक्चर में पहले केस पर बात कर लेते हैं, केस नंबर 1। ठीक है, केस फर्स्ट में हम क्या समझेंगे कि हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि इफ़ हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x कामा y इज ऑफ फॉर्म, ठीक है, इसका जो फॉर्म है वह x रेज टू द पावर m और y रेज टू द पावर m का है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारे पास जो फंक्शन है वह x और y का फंक्शन होगा, तो जो हमारे पास f ऑफ x y है वह इस फॉर्म में है, ऐसा हम सपोज करके चल लेते हैं। तो इस सिचुएशन में जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा वो अलग प्रकार होगा और जो आगे के लेक्चर्स आएंगे उनमें मैं अलग अलग मेथड बताता चलूंगा, उन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते चलना है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इज इक्वल टू वह हमारे पास क्या होगा, f ऑफ d कामा d डैश, ठीक है, d कामा d डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास यह फॉर्म है वह क्या है, x रेज टू द पावर m और y रेज टू द पावर m का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके प्रोसेस पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर तो इसका जब हम प्रोसेस करेंगे तो ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा गया है इसको हम ऊपर लेकर चले जाएंगे, यानी कि इसका इनवर्स पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा d कामा d डैश, ठीक है, ये क्या होगा, पावर -1 चला हो जाएगा और यहाँ पर x रेज टू द पावर m और y रेज टू द पावर n को हमें सॉल्व करना रहेगा और इसी को ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आप सभी के सिलेबस में जो सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वहीं से ही ऐसे क्वेश्चंस बने। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास f ऑफ d कामा d डैश है ये सेकंड ऑर्डर का ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन मेथड होगा वो सेकंड ऑर्डर के लिए ही अप्लाई करेंगे, हम हायर ऑर्डर की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना कि चूंकि मैं आप सभी को ऑलरेडी, आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर स्टार बनाते हुए लिख लीजिए कि अगर हमारे पास d लिखा गया है, d ऑफ x अगर कहीं लिखा गया है, यानी कि हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर समझना, अगर d लिखा गया है तो यह इसका मतलब यह हुआ कि x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे वह कुछ भी टर्म हमारे पास दिया गया हो। और अगर हमारे पास d डैश लिखा गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y,
चाहे वह कोई भी टर्म लिखा गया हो, ठीक है। और अगर कहीं पर भी आपको 1/d देखने को मिल रहा है, अगर डी स्क्वायर देखने को मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर डी डैश का स्क्वायर देखने को मिल रहा है, यानी कि हम वाई के रिस्पेक्ट में उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। और अगर 1/d देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब 1/d देखने को मिलेगा। और अगर 1/d स्क्वायर देखने को मिला, तो हम क्या करेंगे, उसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर कहीं पर भी आपको देखने को मिल रहा है 1/d डैश, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। किसके रिस्पेक्ट में, हम y के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये बातें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में इन चीज़ों का उपयोग भी करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। चलो अब इसके प्रोसेस के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। तो अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स को हम शुरुआत करते हैं, समझना कि कैसे कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि सॉल्व करना है कि हमारे पास यह जो दिया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर हमें जब भी किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि हमारे पास होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा, तो उसमें हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो हम चूंकि ऑलरेडी यह बात कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है, तो चलिए इस पर हम तेजी से लेकर चलने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, एक लेक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया गया है, डी स्क्वायर माइनस 2d डैश एंड प्लस डी डैश का होल स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 12xy हमारे पास दिया गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन की सहायता से ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालेंगे। तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यम स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2m एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से यम के दो वैल्यूज मिलेंगे। क्या क्या किया जाता है, यहाँ पर जहाँ पर d लिखा गया है वहाँ पर हम यम रखते हैं, और जहाँ पर d डैश लिखा गया होता है वहाँ पर हम 1 रखते हैं, ठीक है। यही तो प्रोसेस होता है, हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये तो फार्मूला दिख रहा है ना, हाँ ये तो फार्मूला है हमारे पास, किस चीज़ का फार्मूला है, m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि m के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, एक तो 1 और दूसरा भी हमारे पास 1 मिल रहा है, यानी कि हमारे पास दोनों ही रियल वैल्यूज हैं और साथ ही साथ इक्वल वैल्यूज हैं, यानी कि m1 और m2 जो है वो इक्वल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, देन दी CF या फिर मैं कहूँ दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा f1 और y प्लस m1x, तो यानी कि 1 इंटू x हो जाएगा प्लस x इंटू f2 y प्लस m2x, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है। तो ये हमारे पास मिला इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब बारी आती है इस वाले मेथड को अप्लाई करना। तो पहले देखिए दिया गया जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या वह इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास f ऑफ x जो है वह 12xy है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास केस नंबर 1 में जो हमारे पास फंक्शन है वह x रेज़ टू द पावर m और y रेज़ टू द पावर n को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास, मैंने बोला है कि यह एक फॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला है कि x रेज़ टू द पावर m और y रेज़ टू द पावर n ही होना चाहिए, या उसके फॉर्म के अंतर्गत आना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो यह फॉर्म के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यह इस कंडीशन के अंतर्गत आ रहा है। तो इसी कंडीशन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो नाउ PI, अगर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पर बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1/f ऑफ d। तो f ऑफ d का वैल्यू हमारे पास क्या है, d स्क्वायर माइनस 2d डैश एंड प्लस d डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। और f ऑफ x हमारे पास क्या है, 12xy है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। सिमिलर प्रोसेस है, कुछ अंतर नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं वही प्रोसेस अप्लाई करना है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो हमने डी स्क्वायर को कॉमन लिया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर मिला 1 माइनस यहाँ पर क्या मिला, एक डी कॉमन हो गया, तो एक डी से हमारे पास डिवीजन हो जाएगा, 2d डैश अपॉन में d हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, d डैश अपॉन में d, और इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 12xy मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको ऊपर उठा लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1/d स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इसमें ऐसा कर लेते हैं 2d डैश अपॉन में d, एंड यहाँ पर चूंकि माइनस हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा d स्क्वायर बाई d स्क्वायर, और यहाँ पर रेज़ टू द पावर -1 हो जाएगा, इंटू हमारे पास क्या मिल रहा है, 12xy,
ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 माइनस ए का रेज टू द पावर -1 का फार्मूला लग जाएगा। तो अगर यहाँ पर उस वाले फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/d² हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगा 1। और चूंकि पावर -1 होता है तो सभी टर्म क्या हो जाते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2d' हो जाएगा। एंड ये वाला टर्म तो इसी के अंतर्गत आ रहा है तो ये तो निगेटिव में ही लिखा जाएगा। ठीक है, चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो d'² ठीक है। फिर उसके बाद अगला टर्म हमारे पास लिखा जाएगा सिमिलरली, क्योंकि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्क्वायर करते चले जाते हैं। तो 1 + x + x² + x³ + डॉट डॉट डॉट, यही तो हमारे पास फार्मूला होता है। एंड यहाँ पर हो जाएगा 12xy। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब अगले टर्म को मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि अब जब हम अगले टर्म को लिखेंगे तो वहाँ पर हमारे पास स्क्वायर बनेगा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हम इसको 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो 0 हो जाएगा, 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो 0 हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जब 2 बार डेरिवेटिव बनने लग जाएगा तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है, और देखा जाए तो ये भी हमारे पास इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर d' इस पर अप्लाई किए तो y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो 0 मिल जाएगा। अब उसका हम थोड़ी ना इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ये तो बातें खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम केवल इसको ही अप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/d²। एंड यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 1 + 2d', या तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12xy। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ और साथ ही साथ इसमें भी। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, साथ ही साथ इसमें भी होगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 2d' में हमारे पास मिल रहा है d³ और यहाँ पर हो जाएगा 12xy। ठीक है, और ये सभी तो 0 बना देंगे, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है, मैंने हटा दिया। चाहो तो लिख सकते हो +.. +0 +0 +0 डॉट 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 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चूंकि इसका हमें देखो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि 1/d लिखा गया है तो हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें x के रिस्पेक्ट में इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना है और इसका हमें एक बार तो y के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि d' लिखा गया है। और जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे फिर उसके बाद हमें 3 बार इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए अगले स्टेप पर बात करते हैं, लेकिन शायद नीचे आए ना, एक स्टेप आ सकता है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 12 को बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/d²। एंड यहाँ पर क्या मिल रहा है x × y प्लस यहाँ पर 12 दूना 24 हमारे पास बाहर हो चुका है। यहाँ पर हम अगर एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास d³ हो जाएगा और डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रहा है, हमारे पास मिल रहा है 12x मिल जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12x बचेगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अब चलिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 12 हो जाएगा, और चूंकि एक्स वाई का हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल एक्स का ही होगा, वाई तो कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पर 1/d को हम छोड़ते हैं, एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा x² 2 × y। ठीक है, एंड प्लस हमारे पास क्या मिल रहा है 24 और d³ करना है, यानी कि हम यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 दूना 24 हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। x का हमें 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 1/d² हम चूंकि ले लेते हैं बाहर, क्योंकि एक ही बार हम पहले क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, तो x² 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 24 कैंसिल आउट होगा, 12 बचेगा। ये 2 से हमारे पास 12 कैंसिल आउट बचेगा, होगा 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 6 1/d और यहाँ पर मिल रहा है हमारे पास x² y मिल रहा है, एंड प्लस यहाँ पर 12 मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास 1/d² x² मिल रहा है। अब इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा तो हमारे पास मिलेगा x³ अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू y मिलेगा, एंड प्लस यहाँ पर 12 हो जाएगा, एंड x² का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा x³ 3, एंड यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या 2x³ इंटू y। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा है 4 + 4 और 1/d और x³ भी मिल रहा है, मतलब इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x³ y, एंड इसका एक बार और इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x⁴ अपॉन में 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या 2x³ y एंड प्लस x⁴। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिला, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा मिल गया दिए गए क्वेश्चन का। अब जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मिल गया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस दिए गए क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं। 10 यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 दी कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन इज, हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कि z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने क्या निकाला है, हमारे पास है f1 y प्लस x इंटू f2 y प्लस x एंड प्लस pi। तो pi का वैल्यू ये हमारे पास है, तो यानी कि हो जाएगा 2x³ इंटू y प्लस
x रेज टू द पावर 4 हमारे पास मिल रहा है, और यही हमारे पास दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग मेथड समझ चुके होंगे, तो अब चलिए इसके बेस पर हम 2-3 क्वेश्चन को फटाफट से डिस्कस भी कर लेते हैं। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करते हैं फटाफट से, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हमें डिस्कस करने हैं इसी लेक्चर में। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमें पता करना है कि r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि यह जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम d और d डैश के फॉर्म में लिखेंगे। तो गिवन दैट हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है r माइनस ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, r का मतलब होता है कि z का x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास d स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिलेगा a स्क्वायर, और t का मतलब होता है कि z का y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा d डैश का होल स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा d की जहाँ पर यम रखना होता है तो यम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस d डैश की जहाँ पर 1 रखना रहता है, यानी कि a स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अगर ये चीज़ें आप लोग करना सीख जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चुटकियों में निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और वैसे भी ये सभी चीज़ें तो आप लोग वैसे भी बेसिक लेवल है, तो इतना चीज़ें तो आपको करना आना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यम प्लस ए एंड यम माइनस ए मिलेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यम के दो वैल्यूज मिल रहा है, एक हमारे पास प्लस ए मिल रहा है, दूसरा हमारे पास माइनस ए मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास देन जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा f1 y प्लस यम1 x होता है तो ax हो जाएगा। चूंकि हमारे पास दोनों रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, तो डिस्टिंक्ट वाला ही हम अपने कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम डिस्टिंक्ट वाला ही कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये मिल गया, प्लस साथ ही साथ f2 मिलेगा, y प्लस यहाँ पर मिल जाएगा माइनस ax हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालेंगे। तो यहाँ पर नाउ अब अगर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ डी का मतलब हो गया डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी डैश का होल स्क्वायर, आई मीन डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर है और वाई रेज टू द पावर 0 लिखा गया है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो ये हमारे पास अपने पहले केस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हम पहले केस वाले पर्टिकुलर इंटीग्रल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब अप्लाई करते हैं। तो अगर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा डी स्क्वायर को कॉमन लिया जाएगा सबसे पहले। तो डी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, और एक मिनट यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन डी स्क्वायर को ऐसे कर लेते हैं और इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो मिलेगा क्या, 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर फार्मूले की सहायता से ब्रेक करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर, एंड इसको जो हम फार्मूले की सहायता से ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। एंड इसके बाद जो हम करेंगे, तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब यही तो फार्मूला होता है। तो अब जब अगले टर्म्स को हम लिखेंगे तो वो एक्स स्क्वायर को क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही नोटेट बस कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन साथ ही साथ इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एंड डी स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो डी डैश का स्क्वायर अपॉन में डी रेज टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एंड प्लस अगर करेंगे भी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी 0 आने ही वाला है, क्योंकि हम जब डी डैश स्क्वायर से इसका जब हम 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर अगले मुद्दे पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा, अगला केस हमारे पास जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, देखो समझना इस बात को, जो अगले स्टेप में मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर का क्या करने वाले हैं, 2 बार इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। तो अगर इसका हम 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन डी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी कि एक्स क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर डी डैश का स्क्वायर, यानी कि हम एक्स स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तब तो 0 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो गया, और इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास अगले टर्म्स पर बात नहीं करना। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका हमें एक बारी और इंटीग्रेशन करना रहेगा, तो 1/3 हमारे पास बाहर हो गया, डी क्यूब का एक बारी और इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴ अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रहा है, 1/12 इंटू x⁴ मिल रहा है। तो यहाँ तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आसानी से थोड़ा निकाल लिया गया है। ठीक है, इंटीग्रेशन जितना लेंदी होगा उतना ही हो सकता है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। ओके, तो अभी क्या करते हैं, अगले हम स्टेप पर बात करते हैं। अब हम अपने इस दिए गए क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो 10 द कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है, 10 द कंप्लीट सोल्यूशन इज, हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन इज z इज इक्वल टू, चूंकि हम z का वैल्यू निकालते हैं इसलिए यहाँ पर z लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या है, ये वाला टर्म हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है f1y प्लस ax एंड प्लस f2y माइनस ax है, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने निकाला है तो हमारे पास है प्लस 1/12 x⁴। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आप कर नहीं सकते। ठीक है, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। तो अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलिए एक और न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मेथड सेम ही अप्लाई होता है, तो इसलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के मेथड पर ही हमें बात करना है। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर। तो अगर इसे हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, d² प्लस 3 d इंटू डी डैश प्लस यहाँ पर 2d डैश का होल स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू 6x प्लस वाई। ठीक है, हमने थोड़ा स्टेप कम कर दिया क्योंकि हमारा काम बच जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3m प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये हमारे पास मिला तो ये हम क्या, हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस माइनस, जब कुछ भी ना दिखे तो अप्लाई क्या करना है, श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई कर दो। जब लगे कि ऐसा कि इसका फैक्टर नहीं किया जा सकता तो बस श्रीधराचार्य, इसीलिए तो बनाया गया है श्रीधराचार्य का नियम, तो इसी को अप्लाई करिए। और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और -4ac, तो 4 इंटू a इंटू सी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, बटे में क्या मिलेगा, बटे में 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है -3 अपॉन में 2 एंड प्लस माइनस यहाँ पर तो मिल रहा है 1 अपॉन में 2, यानी कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, -3/2 प्लस 1/2, ये हमारे पास m1 का वैल्यू मिल रहा है, और दूसरा हमारे पास मिल रहा है -3/2 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, -3 में से 1 को जब हम ऐड करेंगे तो -2/2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, -3 माइनस 1 अपॉन में 2, यानी कि हमारे पास मिल रहा है -4/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है -1 और यहाँ पर मिल रहा है -2, तो यम के हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिले जो कि निगेटिव भी है और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट भी है। तो हमें इसी पर बस बात करना है कि सेम है या डिस्टिंक्ट है। तो जब डिस्टिंक्ट हमने देख लिया तो देन हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वह होगा f1y माइनस एक्स प्लस f2y माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो नाउ अगर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पर बात करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/f ऑफ डी। तो f ऑफ डी हमारे पास क्या है, d² प्लस 3d डैश। ठीक है, और क्या मिल रहा है, और प्लस हमारे पास मिल रहा है 2d डैश का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, 2d डैश का होल स्क्वायर एंड इंटू हमारे पास क्या मिल रहा है, 6x प्लस वाई मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम d² को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही d² को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3d डैश अपॉन में d एंड प्लस यहाँ पर मिलेगा 2d डैश का होल स्क्वायर अपॉन में d²। ठीक है, एंड यहाँ पर 6x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो सबसे पहले इस बात को समझ लो कि यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है यह पहले केस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब कैसे सेटिस्फाई करेगा इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 6y मिलेगा, तो अलग अलग टर्म पर बात करना है। ठीक है, 6x को पहले देखो तो 6x जो है वह हमारे पास इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है। 6y को फिर देखो, 6y भी हमारे पास इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमें दोनों का एडिशन करते हुए बात करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई ना। इसी तरीके से ही हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, और ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 1/d² हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 और प्लस में हमारे पास मिल रहा है तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 डैश अपॉन में हो जाएगा d
एंड प्लस 2d डैश का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा डी स्क्वायर। एंड ये हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ब्रैकेट बना लेते हैं, पावर -1 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 6x + y मिल रहा है। ठीक है, हम बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब चलो अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, आइए बात करते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d²। ठीक है, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस और इसका हमारे पास वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3d डैश अपॉन में हो जाएगा d एंड प्लस हमारे पास चूँकि प्लस अब माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस से लिखते हैं, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 2d डैश का होल स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगला भी हमारे पास जो भी मिले माइनस में मिलेगा, अगला भी टर्म हमारे पास, तो माइनस एंड सो ऑन इंटू 6x + y हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं तो देखो, जब हम चूंकि इसका स्क्वायर टर्म हम फिर से नहीं लिए हैं, क्योंकि हम जब भी स्क्वायर टर्म पर बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 बनाने लग जाएगा, क्योंकि x का हम डबल डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, y का हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम केवल सिंगल डेरिवेटिव पर बात कर रहे हैं। ये भी हमारे पास टर्म अभी एलिमिनेट ही कर देगा, क्योंकि जैसे ही हम डबल डेरिवेटिव पर बात करेंगे काम खत्म हो जाएगा, तो इसी टर्म तक ही हम केवल बात कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 1/d² एंड यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × x + y एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3d डैश अपॉन में d एंड इंटू 6x + y हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 0 हो गया है, तो बात खत्म हो चुकी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 6 को हम कॉमन ले लेते हैं, 6 को मैंने बाहर निकाल दिया और x + y मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, समझना इस बात को, यहाँ पर हम करते हैं d² × x + 1/d² × y। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 × 6 = 18 हो जाएगा, ये तो ब्रैकेट क्लोज, d हो जाएगा और फिर यहाँ पर d डैश और यहाँ पर d डैश बटे d इंटू x हो जाएगा, प्लस हम क्या करेंगे, इसको भी 18 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर d डैश अपॉन में d इंटू y करेंगे। ये वाला स्टेप आपको समझना होगा ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, यानी कि x का अलग करेंगे, y का अलग करेंगे, फिर उन दोनों का जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन मिलेगा उसका हम एडिशन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डबल इंटीग्रेशन, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/d एंड एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, x²/2। ठीक है, यहाँ पर हम y का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/d और यहाँ पर हो जाएगा x × y मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन करने का मतलब ये हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 18 कॉमन ही है और x का हम एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो बात खत्म हो गई। यहाँ पर हम y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर 1 मिल जाएगा और 1/d हमारे पास मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/d इंटू x², तो यानी कि x² का हमें फिर से डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करना है, तो हमारे पास x³/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x²/2 इंटू y हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या मिल रहा है, माइनस यहाँ पर हमें मिलेगा 18 और x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारे पास, यहाँ पर मिल रहा है x³/3 एंड यहाँ पर क्या मिल रहा है 3 × x² y एंड माइनस 18x मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या x³ एंड प्लस हमारे पास 3x² इंटू y माइनस 18x हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कि कहीं यहाँ पर कुछ मिस्टेक ना हुई है, तो एक बारी मैं वीडियो को रोक लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, उसके बाद अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो चुका है, मैंने वैसे देख लिया। यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, तो d² का जब हम d में मल्टीप्लाई करेंगे तो d³ हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर भी क्यूब आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो हमारे पास 0 हो गया था, यही वाला टर्म बच रहा है, तो यहाँ पर हमें इसका क्यूब के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी कि 1/d³ का 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यानी कि जब हम 1 का 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे, तो यानी कि पहले टाइम में तो हमारे पास मिलेगा क्या, यहाँ पर 1/d² हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास मिल रहा है x। ठीक है, दूसरी बार जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1/d और यहाँ पर हो जाएगा x²/2। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हमने बस केवल क्या किया है, 1 का 3 बार अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसलिए ऐसा हम करते चल रहे हैं। अगली बार जब हम करेंगे तो ये 2 से 18 कटेगा, बचेगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम अगली बार इंटीग्रेशन करेंगे तो x² का फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x³/3, तो 3 से 9 को कैंसिल आउट करूँगा तो -3 मिल रहा है और -3x³ मिल रहा है और साथ ही साथ x³ मिल रहा है, यानी कि -2x³ हो जाएगा एंड प्लस 3x² y हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिला, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। वहाँ पर हमने छोटा सा मिस्टेक कर दिया था मल्टीप्लिकेशन में, तो उसे मैंने सही कर दिया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया है इस क्वेश्चन का, तो इसलिए हमारे पास देन दी कंप्लीट सोल्यूशन, जो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज
हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब हमारे पास हो जाएगा ये वाला टर्म। तो हमारे पास मिल रहा है कितना, तो f1 y माइनस एक्स, और यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है प्लस f2 y माइनस 2x, एंड प्लस हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू कितना मिला है माइनस 2x³ एंड प्लस 3x² y मिला है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन मिल चुका है। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमने अपने इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन को कवर कर लिया। हमने अभी अपने इस लेक्चर में पहले केस पर बात किया है, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें और भी हम अब केसेस पर बात करते चलेंगे। जैसा ही होमोजीनियस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम नॉन होमोजीनियस की तरफ बढ़ चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।